आमतौर पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बस तारीखों और राजाओं की एक लंबी उबाऊ सूची थमा दी गई हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे बस कोई टाइमलाइन का रट्टा मारना है। बिल्कुल। किताबी बातें लगने लगती हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसका हम इस गहन चर्चा में विश्लेषण करने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग है। आज हम 1206 ईस्वी के उस कालखंड में गोता लगा रहे हैं, जहां से भारत का इतिहास एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। सही कहा। ये प्राचीन काल की समाप्ति और मध्यकालीन भारत की शुरुआत का समय था। बिल्कुल। अगर हम जो लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनके लिए 1206 से पहले के भारत का एक मानसिक चित्र या मेंटल मैप बनाएं, तो वो एक टूटे हुए आईने की तरह दिखता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। एक टूटा हुआ आईना जिसके टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए हैं। मतलब कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी राजनीतिक बिखराव का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने, विशेषकर मध्य एशिया से आए तुर्कों ने। तो आज के हमारे स्रोत हमें दिल्ली सल्तनत के 320 वर्षों के रोमांचक और उथल-पुथल भरे इतिहास की यात्रा पर ले जाते हैं, 1206 से 1526 तक। जो कि एक बहुत लंबा समय है। हाँ, और इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा राजा कब आया। हमारा असली मिशन ये समझना है कि कैसे इन विदेशी आक्रमणकारियों ने उस टूटे हुए आईने को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, प्रशासन चलाने के बिल्कुल नए तरीके ईजाद किए, और फिर कैसे कैसे वो मजबूत ढांचा अपनी ही गलतियों के बोझ तले ढह गया। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराई में उतरें, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूंगी। हाँ प्लीज। हमारे आज के स्रोतों में कई सैन्य अभियानों, विदेशी आक्रमणों और सत्ता पलट का जिक्र है, जैसे चित्तौड़गढ़ का घेराव या बाबर का भारत आना। ये विषय अक्सर राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना या किसी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम इन स्रोतों का पूरी तरह से निष्पक्ष और अकादमिक नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि उस समय सत्ता और अर्थव्यवस्था काम कैसे करती थी, है ना? एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1206 ईस्वी में, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, उसकी नींव के साथ। और सच कहूं तो स्रोतों को पढ़ते हुए यहीं पर मेरा दिमाग चकरा गया। मतलब इस वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से एक दास था, एक गुलाम। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है आज के समय में। बिल्कुल अजीब लगता है। एक ऐसा दौर जहां दुनिया भर में राजशाही खून और वंशावली से तय होती थी। मेरा मतलब है, वहां एक खरीदा हुआ गुलाम अपनी योग्यता के बल पर इतने बड़े भूभाग का सुल्तान कैसे बन जाता है? ये संभव कैसे हुआ? ये समझने के लिए हमें उस समय की मध्य एशियाई तुर्क व्यवस्था को देखना होगा, जिसे मामलुक व्यवस्था भी कहा जाता था। वहां दासों को केवल मजदूरी के लिए नहीं खरीदा जाता था। अच्छा, तो फिर किस लिए? उन्हें बाकायदा उच्च स्तर का सैन्य और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उस व्यवस्था में जन्म से ज्यादा आपकी काबिलियत, युद्ध कला और वफादारी मायने रखती थी। ऐबक केवल एक गुलाम नहीं था, वो मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद और योग्य सेनापति था। तो जब गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने भारत में विजित क्षेत्रों की कमान खुद संभाल ली। बिल्कुल, और एक स्वतंत्र शासक बन बैठा। स्रोत में एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल दिया गया है जी। उसमें दिल्ली के परिदृश्य में कुतुब मीनार को ऊपर उठते हुए दिखाया गया है। हाँ। ऐबक ने ही तो इस विशाल मीनार का निर्माण शुरू करवाया था ना? हाँ, ऐबक ने शुरुआत की थी, जो आज भी दिल्ली की एक बड़ी पहचान है। लेकिन देखिए, सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से साम्राज्य नहीं चलते। एक स्थायी प्रशासन चाहिए होता है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये काम ऐबक ने नहीं, बल्कि इस वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक ने किया, इल्तुतमिश ने। इतिहासकार अक्सर इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्योंकि ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा था। हाँ, उसे राज्य को स्थिर करने का समय ही नहीं मिला। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने चुनौतियां पहाड़ों जैसी थी। विद्रोह हो रहे थे और कोई निश्चित कर प्रणाली नहीं थी। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एकता प्रणाली या एकता सिस्टम। इसे प्रशासन की रीढ़ कहा गया है।
अगर मैं इसे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूं, तो क्या ये आज के समय के प्रशासनिक जोन या राज्यों के बंटवारे जैसा कुछ था? हाँ, आप इसे एक बहुत अच्छे समानांतर के रूप में देख सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त करती है, लेकिन इसमें एक सैन्य पेंच भी था। सैन्य पेंच? वो कैसे? देखिए, इल्तुतमिश की समस्या ये थी कि बिना किसी बड़े खजाने के एक स्थायी सेना कैसे बनाई रखी जाए। तो इक्ता प्रणाली ने इसका समाधान दिया। उसने पूरे साम्राज्य को अलग-अलग राजस्व क्षेत्रों में बांट दिया, जिन्हें इक्ता कहा गया। अच्छा। और हर इक्ते की जिम्मेदारी एक सैन्य अधिकारी को दी गई, जिसे मुक्ति कहते थे। एक सेकंड, तो क्या ये मुक्ति जमींदार बन गए थे? मतलब जमीन हमेशा के लिए उनकी हो गई? नहीं, यही तो सबसे बड़ा कैच है। जमीन उनकी नहीं होती थी। उन्हें केवल उस क्षेत्र से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था। उस टैक्स से वे अपना वेतन निकालते थे और सुल्तान के लिए एक सेना की टुकड़ी बनाए रखते थे। अरे वाह, मतलब सेना का खर्चा भी निकल गया और केंद्र को पैसा भी नहीं देना पड़ा। बिल्कुल। और जो भी अतिरिक्त पैसा बचता था, जिसे फवाजिल कहा जाता था, वो सीधा दिल्ली के खजाने में जमा करा देते थे। और इल्तुतमिश इनका बार बार तबादला भी करता रहता था, ताकि कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता न बना ले। ये तो सच में एक यूपीएससी स्तर का प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक था। विकेंद्रीकरण भी कर दिया और कड़ा नियंत्रण भी रखा। बिल्कुल। और इसी गुलाम वंश में एक और घटना घटती है जो मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। रजिया सुल्तान का उदय। इतिहास में पहली बार दिल्ली के तख्त पर एक महिला शासक। इल्तुतमिश ने अपने बेटों को अयोग्य घोषित करके अपनी बेटी को चुना। 13वीं सदी में ये तो बहुत क्रांतिकारी बात थी। ये निस्संदेह क्रांतिकारी था। रजिया सुल्तान का गद्दी पर बैठना उस समय के कट्टर पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक सीधा झटका था। वो पर्दा प्रथा त्याग पर पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठती थीं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि उनका शासन केवल 4 साल ही चला। क्या केवल एक महिला होने के कारण ही दरबारियों ने उनका इतना विरोध किया, या बात कुछ और थी? क्योंकि राजशाही में बात सिर्फ जेंडर की नहीं, सत्ता की भी होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। केवल महिला होना एकमात्र कारण नहीं था। रजिया बहुत स्वतंत्र सोच वाली शासक थीं और वो तुर्क सरदारों, जिन्हें चालीसा कहा जाता था, उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही थीं। अच्छा, तो वो पुराने अधिकारियों की ताकत कम कर रही थी। हाँ, वो गैर तुर्क अधिकारियों को भी ऊंचे पदों पर बैठा रही थीं। जेंडर तो बस उनके खिलाफ माहौल बनाने का एक बहाना था। असली लड़ाई सत्ता के केंद्रीकरण की थी। तो कुल मिलाकर गुलाम वंश ने भारत में एक मजबूत नींव रख दी। अब जब नींव पकी हो तो स्वाभाविक रूप से इमारत और ऊंची होती है। यहीं से हमारा स्रोत हमें एक नए और बेहद आक्रामक चरण में ले जाता है, खिलजी वंश की ओर। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी का दौर। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही शानदार एनिमेटेड मैप दिया गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब उस मानसिक 3D विजुअल को अपने दिमाग में लाएं। मैप में लाल रंग के तीर दिल्ली से निकलकर तेजी से उत्तर भारत को पार करते हुए सीधे दक्षिण भारत के सुदूर इलाकों तक जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी के काल को दिल्ली सल्तनत का चरम बिंदु माना जा सकता है। लेकिन इस विस्तार के पीछे सिर्फ जीतने की भूख नहीं थी, एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक दबाव भी था, मंगोलों का। मंगोल? वो तो उस समय दुनिया का सबसे खूंखार साम्राज्य था ना? हाँ, और वे लगातार भारत की सीमाओं पर हमले कर रहे थे। अलाउद्दीन ने मंगोलों को रोका भी और आक्रामक रुख अपनाते हुए राजपूताना में चित्तौड़गढ़ जैसे किलों पर विजय भी प्राप्त की। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बाहरी सीमाओं पर मंगोलों से लड़ना और दक्षिण भारत तक विस्तार करना, इसके लिए तो एक विशाल स्थायी सेना की जरूरत रही होगी। इतनी बड़ी सेना को पैसा कहाँ से दिया जाता था? खजाना तो खाली हो जाता। यही वो बुनियादी समस्या थी जिसने अलाउद्दीन को एक आर्थिक सुधारक बनने पर मजबूर किया। अगर वो सैनिकों को अधिक नकद वेतन देता तो 5 साल में खजाना खाली हो जाता। तो फिर उसने क्या किया? वेतन कम कर दिया? वेतन कम करता तो सैनिक विद्रोह कर देते। तो उसने समस्या को दूसरे छोर से पकड़ा। उसने बाजार में बिकने वाली हर चीज की कीमत इतनी कम कर दी कि कम वेतन भी काफी लगने लगे। अरे, यहीं से जन्म होता है अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण प्रणाली का। उसने अनाज से लेकर कपड़ों, घोड़ों और यहाँ तक कि दासों तक की कीमतें सरकार की तरफ से तय कर दी। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो मुझे लगा जैसे ये आज के MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कोई क्रूर मध्यकालीन वर्जन हो। लेकिन
अगर सरकार आज कीमतें जबरदस्ती कम कर दे तो जी। व्यापारी माल बेचना बंद कर देते हैं या कालाबाजारी शुरू हो जाती है? अलाउद्दीन ने इसे कैसे रोका? डंडे के जोर पर और एक बेमिसाल खुफिया तंत्र के जरिए। उसने दीवाने रियासत नाम का विभाग बनाया। दिल्ली के आसपास किसानों से टैक्स सीधा अनाज के रूप में लिया और सरकारी गोदाम भर लिए। कोई व्यापारी माल नहीं बेचता तो सरकार अपने गोदाम खोल देती। और अगर कोई व्यापारी बेईमानी करे तो, कम तौले तो? स्रोत बताते हैं कि अलाउद्दीन के गुप्तचर बाजार में आम खरीदार बनकर घूमते थे। अगर कोई दुकानदार तय कीमत से 1 पैसा ज्यादा लेता या वजन कम तौलता, तो जितना वजन उसने कम तौला है उतना ही मांस उसके शरीर से काट लेने का आदेश था। बाप रे बाप, मतलब शरीर से मांस काट लेते थे। ये तो खौफ से बाजार चलाना हुआ। हाँ, इस खौफ ने बाजार को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। ये अर्थशास्त्र पर सैन्य शक्ति की एक सफल जीत थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला तरीका है। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जब व्यवस्था इतनी ज्यादा केंद्रीकृत हो जाए तो वहीं से पतन की शुरुआत होती है। और इसी सवाल के साथ हम तुगलक वंश में प्रवेश करते हैं। और तुगलक वंश का नाम आते ही सबसे पढ़े लिखे लेकिन सबसे विवादित शासक का चेहरा सामने आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारे स्रोतों में उनके लिए विचित्र शासक शब्द का प्रयोग किया गया है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और टोकन मुद्रा चलाना। जब मैंने राजधानी बदलने वाली बात पढ़ी तो लगा कि क्या ये सच में पागलपन था? मतलब दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र जाने का क्या तुक था? कागज पर देखें तो यह विचार बिल्कुल पागलपन नहीं था, ये बहुत तार्किक था। दौलताबाद भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र में था। दक्षिण के विद्रोहों को दबाना आसान था और मंगोलों से सुरक्षित भी था। तो फिर ये इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से क्यों बन गया? गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ विचार में नहीं, उसके एग्जीक्यूशन में हुई। तुगलक ने केवल दफ्तर शिफ्ट नहीं किए, उसने फरमान जारी किया कि दिल्ली की पूरी आबादी, बच्चे बूढ़े सब दौलताबाद चलेंगे। पूरी दिल्ली को खाली करवा दिया? बिल्कुल। हजारों किलोमीटर का सफर, गर्मी, पानी की कमी से हजारों मारे गए। और जब वहां पहुंचे तो उत्तर के लोगों को दक्षिण रास नहीं आया। तुगलक को समझ आ गया कि दक्षिण से उत्तर पर नियंत्रण मुश्किल है, तो उसने आदेश दिया कि सब वापस दिल्ली चलो। अरे यार, मतलब जो बचे वो वापस पैदल दिल्ली आए। इससे तो खजाना और जनता का भरोसा दोनों खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल। जनता के बीच उसकी छवि एक सनकी शासक की बन गई। और उनका दूसरा प्रयोग तो मुझे आज की फिएट मनी या क्रिप्टो जैसा लगा, टोकन मुद्रा। उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी वैल्यू चांदी के बराबर होगी। तो ये फेल क्यों हुआ? विचार सैद्धांतिक रूप से सदियों आगे था, दुनिया में चांदी की कमी थी। लेकिन फिर से एग्जीक्यूशन। तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाने का आदेश तो दिया, लेकिन टकसाल पर सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित नहीं किया। डिजाइन इतना साधारण था कि कोई भी लोहार उसे बना सकता था। तो लोगों ने अपने घर में ही सिक्के छापने शुरू कर दिए? बिल्कुल। हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने अपने तांबे के बर्तन पिघलाए और जाली सिक्के ढालने लगे। विदेशी व्यापारियों ने माल बेचना बंद कर दिया। अर्थव्यवस्था ठप हो गई। तो फिर सुल्तान ने क्या किया? उसे हार मानकर जाली तांबे के सिक्के वापस लेने पड़े और खजाने से असली चांदी देनी पड़ी। खजाना दिवालिया हो गया। ये बहुत ही दुखद है। खिलजी ने जो ढांचा बनाया था, तुगलक के प्रयोगों ने उसे जमीन पर पटक दिया। सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी और अब इसे बस एक अंतिम धक्के की जरूरत थी, जो लोदी वंश के समय आया 1526 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी गद्दी पर है। हाँ, और एनिमेटेड मैप में हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से लाल रंग के तीर भारत के पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, बाबर की सेना। दूसरी तरफ दिल्ली से इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान की ओर बढ़ रही है। पानीपत की वो पहली लड़ाई भारतीय इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। लेकिन मेरा सवाल है, 320 साल पुराना साम्राज्य एक बाहरी आक्रमणकारी के सामने केवल एक लड़ाई में कैसे ढह गया? कोई भी महान साम्राज्य रातों रात नहीं गिरता। संस्थागत पतन तो तुगलक के समय से शुरू हो गया था। इब्राहिम लोदी बहुत ही अड़ियल और अभिमानी शासक था। उसने अपने ही सरदारों का अपमानित किया। मतलब अपने ही लोगों को दुश्मन बना लिया? हाँ, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पंजाब के गवर्नर और इब्राहिम के अपने ही चाचा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। इमारत की नींव दीमक खा चुकी थी। और पानीपत के मैदान में बाबर के पास ऐसा क्या था? लोदी की सेना तो बहुत बड़ी थी ना? संख्या हमेशा युद्ध नहीं जिताती। बाबर के पास 2 नई चीजें थीं। पहला, तोपखाना और बारूद, और दूसरा तुलुगमा युद्ध नीति,
जिसमें सेना को छोटी टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को घेरा जाता है। बाबर की तोपों की आवाज से लोधी के हाथी डर गए और अपनी ही सेना को कुचल दिया, और 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। क्या अद्भुत यात्रा रही ये। 1206 में एक गुलाम ने टूटे आईने को जोड़ा, इल्तुतमिश ने इक्ता से ढांचा दिया, खिलजी ने बाजार नियंत्रण से चरम पर पहुंचाया और तुगलक और लोदी ने उसे वापस वहीं बिखेर दिया। ये इतिहास का बड़ा सबक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस कालखंड ने भारत को नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं और शहरों का निर्माण दिया, जो आज भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और पानीपत कोई अंत नहीं था, मुगल साम्राज्य का उदय था। लेकिन स्रोत से हटकर सोचें तो शासक आए और गए, लेकिन एक नई सांस्कृतिक पहचान बन रही थी। मध्य एशिया के गुंबदों का भारतीय डिजाइनों से मिलना या नई भाषा हिंदुस्तानी का जन्म। बिल्कुल। और चर्चा समाप्त करते हुए अगर हम एक विचार उत्तेजक सवाल पर सोचें, जरा सोचिए, अगर मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा और राजधानी परिवर्तन के प्रयोग सफल हो जाते, तो क्या दिल्ली सल्तनत इतनी कमजोर होती? क्या बाबर कभी पानीपत जीत पाता, या शायद भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।